नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन में शुमार मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार मिलने का मामला अब राजनीतिक मोड़ लेता नजर आ रहा है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई राज से पर्दा उठ रहा है। अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए सनसनीखेज आरोपों से महाराष्ट्र सरकार के सामने मुश्किल की घड़ी खड़ी हो गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के विस्फोटक पत्र के बाद राजनीतिक विश्लेषकों को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का राजनीतिक करियर खतरे में लगने लगा है। परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों को हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही का टारगेट दिया था। 70 साल के अनिल देशमुख महाराष्ट्र की राजनीति के ऐसे चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने हर पार्टी की सरकार में अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। अनिल देशमुख पर लगे आरोपों ने सबसे अधिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मुश्किल स्थिति में ला खड़ा किया है। राज्य में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का शरद पवार को प्रमुख आर्किटेक्ट माना जाता है। शरद पवार ही थे जिन्होंने 3 अलग अलग पार्टियों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को एक बैनर तले लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। वह शरद पवार ही थे जिन्होंने महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कुर्सी से अलग रखने के लिए तीनों पार्टियों को एक किया और अब तक सहज तरीके से सरकार चला रहे थे। पिछले 15 महीने से शरद पवार ने न सिर्फ सरकार के कामकाज पर नजर रखी, बल्कि जब जब कोई पेंच फंसा तो उनकी दखल देखी गई। वह उद्धव ठाकरे को सलाह भी देते रहे और संकट का हल निकालते रहे। सरकार पर पड़ते हुए दबाव के चलते अब शरद पवार ने 2 बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है। जी हां, बताया जा रहा है कि शरद पवार दिल्ली में हैं और उन्होंने 2 बड़े नेताओं को यहीं तलब किया है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल शामिल होंगे। वो महाराष्ट्र से दिल्ली आएंगे। बताया जा रहा है कि एनसीपी नेताओं के बीच अनिल देशमुख पर लगे आरोपों को लेकर चर्चा की जाएगी। दरअसल अनिल देशमुख राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार के करीबी माने जाते हैं। सूत्र बताते हैं कि अनिल देशमुख शरद पवार से बिना पूछे कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। इसी के चलते गृह मंत्रालय पर शरद पवार का वर्चस्व बना रहा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार से तुरंत अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमवीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज़्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं और इन आरोपों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट या एसएमएस चैट, जो भी कुछ वो समझ में नहीं आ रहा उस लेटर में से कौन सी चैट है, लेकिन जो चैट उन्होंने लगाई हुई है इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। तो ये एक बहुत ही सबल इस प्रकार का एक, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ एविडेंस है। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करे और अगर इसमें राज्य सरकार को ये लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है
तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंक्वायरी तभी सफल हो पाएगी जब एक सर्विंग गृह मंत्री ये अपने पद से दूर होंगे और उसके बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। फिलहाल महाराष्ट्र में पैदा हुआ ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वाजे अभी कौन कौन से राज पर से पर्दा उठाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अब महाराष्ट्र में कौन सा बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो फिलहाल इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। एंटीलिया केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं आगे और इस मामले पे क्या कुछ खुलासे होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां एक तरफ पूरा देश होली के रंगों में रंगने जा रहा है, वही लेकिन उससे पहले देश में सियासी रंग चढ़ चुका है। सियासत का खुमार नेताओं के सर चढ़कर बोल रहा है, जिसका कारण है होने वाले विधानसभा चुनाव। जी हां, भारत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते पार्टियां काफी सक्रिय हो चुकी हैं और एक दूसरे पर जमकर निशाने साधे जा रहे हैं। वहीं असम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर पीएम मोदी ने असम का दौरा किया और इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर आए दिन जनता को देखने को मिलती है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाती हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस आए दिन बीजेपी पर शब्द भेदी बाण छोड़ती है और तीखे वार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, तो वहीं बीजेपी भी एक कदम पीछे नहीं लेती। मौका मिलते ही भाजपा सरकार भी कांग्रेस को आड़े हाथ ले लेती है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है असम में पीएम मोदी की रैली के दौरान, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस चाय की पहचान को मिटाने वालों का खुलेआम समर्थन कर रही है। पीएम मोदी ने कहा, मुझे ये देखकर तकलीफ हुई कि इस देश की एक ऐसी पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने इस देश पर 50 से 55 साल तक शासन किया, ऐसी कांग्रेस पार्टी आज भारत की चाय की पहचान को मिटाने वालों का खुलेआम समर्थन कर रही है। पीएम बोले, अगर एक चाय वाला आपकी समस्याओं को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। वहीं पीएम मोदी ने टूल किट का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, आपने एक टूल किट की चर्चा सुनी होगी। इस टूल किट में असम की चाय और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए योग को दुनिया में बदनाम करने की योजना तैयार की गई। ऐसी साजिश रचने वालों को कांग्रेस पार्टी समर्थन करे और असम में वोट मांगने की हिम्मत करे। कांग्रेस को हम माफ कर सकते हैं क्या? आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आज उस पार्टी के साथ गठबंधन के साथ मैदान में उतरी है जो असम की अस्मिता, असम की संस्कृति के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा संकट है। आगे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि जब पार्टी असम की चाय के खिलाफ साजिश कर रही है तो राज्य में वोट मांगने की हिम्मत कैसे हो सकती है। उनका लक्ष्य केवल कुर्सी है, देश का और लोगों का कल्याण नहीं। हम आपको बता दें कि असम में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों सक्रिय नजर आ रही हैं। जहां बीजेपी असम का दौरा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी असम दौरा करके बीजेपी को अपना निशाना बना रहे हैं। बता दें 126 सदस्यीय असम विधानसभा का मतदान 3 चरणों में होगा। 27 मार्च को पहले चरण में 47 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होंगे, जबकि 1 अप्रैल को दूसरे चरण में 39 सीटों के लिए मतदान होगा। 6 अप्रैल को तीसरे व अंतिम चरण में शेष 40 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव होंगे। वहीं परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो इस वक्त देश में सियासी रंग चढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसके परिणाम
2 मई को आएंगे। लेकिन इतने लंबे समय के बीच इस वक्त नेताओं का वार प्रतिवार लगातार चल रहा है। तो वहीं आप बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिली थी कुछ दिनों पहले, लेकिन एक बार फिर कोरोना की ऐसी लहर बढ़ी है कि एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की नौबत आ चुकी है। जी हां, कई राज्यों में कोरोना मामलों में तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। एक बार फिर कोरोना लोगों के लिए टेंशन का कारण बन गया है। बीते दिनों ऐसा ही मालूम हो रहा था कि जिंदगी पहले की तरह सामान्य हो जाएगी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फेर दिया है, जिसे लेकर कई राज्यों में गाइडलाइन जारी की गई है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक साल पहले चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस इस तरह से दुनिया भर में तबाही मचा देगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। कोरोना वायरस ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा दिया है। कोरोना ने हजारों लोगों की जान ले ली है। अभी बीच में लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब देश कोरोना मुक्त हो जाएगा, अब हमें कोरोना से आजादी मिल जाएगी। लेकिन अब कोरोना वायरस हमारे बीच आ चुका है। लेकिन वैक्सीन आने के बावजूद कोरोना का इस तरह से एक बार फिर लौट कर आना काफी चिंताजनक बना हुआ है। हम आपको बता दें कि देश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के करीब 41,000 नए मामले सामने आए हैं, जो बीते 111 दिनों में सबसे अधिक है। इस इजाफे के साथ केंद्र और राज्य सरकार की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। इसी के मद्देनजर कई राज्यों में नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। कुछ जिलों और इलाकों में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। वहीं टीकाकरण में तेजी के बाद भी संक्रमण एक बार फिर बेकाबू होता नजर आ रहा है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 2.9 लाख तक पहुंच चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण राज्यों ने पाबंदियां लगाना भी शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात समेत कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज भी बंद किए गए हैं। वहीं बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप महाराष्ट्र में है। कई जिले कोरोना से जूझ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने निजी ऑफिस, ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम में एक सीमा से ज्यादा लोगों के जमा होने पर भी रोक लगा दी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए राज्य के जिलों के सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और निजी स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूलों को ऑनलाइन एजुकेशन के इस्तेमाल की सलाह दी जा रही है। वहीं पुणे में 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लातूर जिले में भी इसी तरह का आदेश जारी किया गया है। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने सबसे प्रभावित 11 जिलों में कुछ और सख्त कदम उठाए हैं। इन 11 जिलों में 31 मार्च तक मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी शैक्षिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। वहीं परीक्षाओं को भी स्थगित किया गया है। आपको बता दें कि लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, नवा शहर, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और मोगा में ये नियम लागू किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना को देखते हुए सख्ती बरती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। यह लॉकडाउन शनिवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। वहीं जरूरी सेवाओं और इंडस्ट्रियों को इससे छूट दी जाएगी। यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर के सरकारी और निजी स्कूलों में 31 मार्च तक कक्षाएं नहीं लगाई जाएंगी। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। शिक्षकों को स्कूल जाना होगा। कोरोना मामले में बढ़ोतरी के कारण 22 मार्च से तमिलनाडु में कक्षा 9, 10 और 11 के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इन छात्रों के लिए छात्रावास भी बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। वहीं लॉकडाउन नियमों में
छूट की घोषणा करते हुए राज्य सरकार ने इस साल 19 जनवरी से 10वीं और 12वीं कक्षाओं और 8 फरवरी से 9वीं और 11वीं के लिए स्कूलों को फिर खोलने की अनुमति दी थी। वहीं बढ़ते संक्रमण के कारण गुजरात में स्कूल कॉलेज के बाद ट्यूशन क्लासेस को भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को छोड़कर सभी स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों को 10 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना का कहर बढ़ गया है। मार्च की शुरुआत में एक दिन में औसतन 15,494 मामलों को जोड़ने के बाद से देश ने पिछले सप्ताह औसतन 32,000 मामलों को दर्ज किया। विशेषज्ञों और दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल के नेताओं ने केंद्र सरकार से अधिक लोगों को वैक्सीन की खुराक देने की अनुमति की अपील की है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। असम सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं असम में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां असम के चुनावी दंगल में लगातार राजनीतिक दिग्गजों की लगातार रैलियां हो रही हैं, तो वहीं कांग्रेस इन 5 राज्यों में 2 राज्यों में सियासी जमीन तलाश रही है, जहां गांधी परिवार पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतर रहा है और लगातार सत्ताधारी भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन का वक्त बचा है और ऐसे में इन राज्यों में सियासी शोर चरम पर है। चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक पार्टियां हर संभव पैंतरा आजमा रही हैं। सरकार से लेकर विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी दंगल के अभियान में वोट मांगने पहुंच रहे हैं। वहीं असम और बंगाल में सियासी घमासान और तेज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े दिग्गज नेता असम और बंगाल के चुनाव में लगातार प्रचार प्रसार करने पहुंच रहे हैं। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सियासी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। कांग्रेस को 5 राज्यों में से 2 राज्य असम और केरल में जीत की आस दिखाई दे रही है। यही कारण है कि इन राज्यों में पार्टी की वापसी के लिए गांधी परिवार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। इसके लिए केरल में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत तो असम में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को चुनाव रण में अहम रणनीतिकार की भूमिका में भेजा गया है। राहुल और प्रियंका गांधी भी असम का दौरा कर रहे हैं। जीत की आस के साथ असम पहुंचे राहुल गांधी ने युवाओं को नौकरी और चाय बागान के लोगों को दोगुनी मजदूरी का भरोसा दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुवाहाटी में पार्टी कार्यालय में असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा, हमने आपको 5 गारंटी का हथियार दिया है। ये घोषणा पत्र असम की जनता की आवाज है। ये असम की जनता की रक्षा करेगा और सीएए रद्द करने और मुफ्त बिजली देने का वादा किया। राहुल के दौरे के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंची। यहां वो 21 और 22 मार्च को लगभग आधे दर्जन जनसभाओं को संबोधित करेंगी। वहीं बघेल भी असम में डेरा डाले हुए हैं और छोटी छोटी सभाएं कर लोगों को अपने राज्य छत्तीसगढ़ में किए जा रहे काम गिना रहे हैं। वहीं केरल में वायनाड के सांसद राहुल गांधी बीते 2 महीने में 4 दौरे कर चुके हैं। पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल में भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया है। लेकिन कार्यक्रम के मुताबिक राहुल केरल के चुनाव खत्म होने के बाद ही बंगाल का रुख करेंगे। राज्य के नेता राहुल के साथ प्रियंका को भी चुनाव में बुलाना चाहते हैं। नेतृत्व ने अशोक गहलोत की चुनाव प्रबंधन की क्षमताओं को देखते हुए उन्हें केरल में वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। केरल की पूरी रणनीति गहलोत के जिम्मे है। केरल की बाढ़ में राजस्थान सरकार ने राहत सामग्री भेजी थी। वहीं केरल में बड़ी संख्या में मारवाड़ी भी हैं, पार्टी जिसका फायदा उठाना चाहती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों की नसबंदी का मामला विधानसभा में गूंजा है।
इस बात को लेकर बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने सरकार से सवाल करते हुए प्रदेश में आवारा कुत्तों के आतंक प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है। इस पर नगरीय प्रशासन ने चौंकाने वाला जवाब दिया, जिसे सुनकर सदन में बैठे सभी सदस्य हैरान रह गए। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हमने भ्रष्टाचार के कई किस्से सुने होंगे, पर आज के वक्त में भ्रष्टाचारियों के लालच का घड़ा इतना बढ़ चुका है कि भ्रष्टाचारियों ने जानवर को भी निशाने पर ले लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों की नसबंदी पर सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 17 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सरकार ने हाल ही में खत्म हुए विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह जानकारी दी, तो विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के सदस्य भी आश्चर्यचकित रह गए। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के बारे में बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सदन में सवाल पूछा था। नगरीय प्रशासन विभाग ने अपने जवाब में बताया कि सरकार प्रदेश के 5 बड़े शहरों में पिछले 5 साल में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए नसबंदी पर 17 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि सरकार द्वारा कुत्तों की नसबंदी की जिम्मेदारी एनजीओ को दी गई है, जो सवालों के घेरे में है। यशपाल सिसोदिया ने कहा कि इनमें 2 एनजीओ हैदराबाद और 2 एनजीओ भोपाल के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नसबंदी का अभियान कहीं चलता नजर नहीं आता है। ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च होने पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश के 5 बड़े महानगरों में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर, इन 5 बड़े महानगरों में मेरे प्रश्न क्रमांक 4563 तारांकित आज दिनांक 16 मार्च के उत्तर में मुझे यह जवाब मिला है, श्वानों की नसबंदी अर्थात कुत्तों की नसबंदी में विगत 5 वर्षों में 2015 से लेकर के प्रश्न दिनांक 2021 तक इन 5 बड़े महानगरों में 2,50,000 2.5 लाख श्वानों की कुत्तों की नसबंदी की गई और उन नसबंदी पर हैदराबाद, देवास और इंदौर की किन्हीं एजेंसियों ने, एनजीओ ने लगभग 17 करोड़ रुपए की राशि नगरीय प्रशासन विभाग से प्राप्त करी। 17 करोड़ 5 वर्ष 2.5 लाख कुत्तों की नसबंदी और इंदौर में 326 कुत्तों का नसबंदी ऑपरेशन फेल होने के कारण से 326 नसबंदी के दौरान कुत्तों की मृत्यु की भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। बता दें कि नगरीय प्रशासन विभाग के अनुसार इंदौर में 1,06,000 कुत्तों की नसबंदी पर 7 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च किए गए। राजधानी भोपाल में 1,04,000 कुत्तों की नसबंदी पर 6 करोड़ 76 लाख खर्च हुए। इसी तरह जबलपुर में 31,385 कुत्तों पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए, उज्जैन में 9,000 कुत्तों पर 50 लाख रुपए और ग्वालियर में 13,277 कुत्तों की नसबंदी पर 53 लाख रुपए खर्च किए गए। वहीं आंकड़ों के सामने आने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग के जवाब पर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आती दिखाई दे रही है। वहीं यशपाल सिंह सिसोदिया के बयान के बाद जहां नगरीय प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है, वहीं अब इस मामले पर सरकार कितनी गंभीर होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मंदसौर से प्राइम टीवी के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। और इसी के साथ बड़ी खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।